अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। सानिया गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े को 6 रोज गुजर चुके हैं। अब तक 71 अफराद की लाशें और बाकियात निकाली जा चुकी हैं। वहीं दूसरी जानिब इतने बड़े सानहे को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार है। कल MKM के मुस्तफा कमाल ने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया तो MKM के ही गवर्नर कामरान टिसोरी ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रखते हुए कहा कि अब जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबे, इस जैसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता। मैं वजीर आजम साहब को आवाज लगा के कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि वजीर आजम साहब चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें शहर के लिए, सूबे के लिए नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्लकुशी हो रही है। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गया। आप गुल प्लाजा में नहीं, पाकिस्तान में लगी है, हर कौमियत का शख्स उसमें था। क्या बात कर रहे हैं? सियासी रंग ना दें और ना डराने की जरूरत है। अब नहीं चलेगा, ये केस बंद नहीं होगा। हल निकालने के बजाय साजिशें तैयार होना शुरू हो गई हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। अब जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब आएगा। पीपल्स पार्टी ने भी फौरी जवाब देते हुए MKM के बयानात को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयानात का तसलसल करार दे दिया। 18वीं तरमीम के लिए आईनी एक तरीके से 18वीं तरमीम आई थी। आज वो ख्वाजा आसिफ साहब ने चाहे बयान दिया हो या मुस्तफा कमाल ने भी आज वही बयान दिया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस वाक़े के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं। इनका मकसद क्या है? आज सिंध असेंबली से खिताब में इस सारी बहस पर जवाब देते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कहां से 18वीं तरमीम बीच में आ गई। उन्होंने कहा कि जिसकी गफलत है उसे सजा जरूर मिलेगी। गफलतें और कोताहियां हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है। इस वक्त ये कहा जाए कि 18वीं तरमीम की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसे सानहे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़े जुर्म के मुतरादिफ है। मुराद अली शाह ने कहा कि कोशिश होगी गुल प्लाजा में दुकानें 2 साल में तामीर कर ली जाएं। 2 माह में दुकानदारों के लिए आर्जी दुकानों का बंदोबस्त कर लेंगे। इन लोगों को सूबा सिंध एक आंख नहीं भाता। एक शख्स ने कहा 18वीं तरमीम से ये सब हुआ है। उनका कहना था कि पता नहीं कहां से एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। मुझे कहना पड़ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। विफाक सूबे के किसी हिस्से को आकर कंट्रोल कर ले, कानून में ऐसा कुछ नहीं। एक सानहे पर कराची को विफाक के हवाले करने की बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कहां से एक सानहे को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। कल डेवोस में वजीर आजम, फील्ड मार्शल और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने आज ज्वाइंट सेशन में हुकूमती बिल पास करने में मदद भी दी। लग रहा था कि यह तलखी कम होगी, लेकिन ये तलखी मजीद बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि चाहे सानिया बल्दिया टाउन हो या सानिया गुल प्लाजा, इन्हीं सियासी जमातों को बार बार कराची में मैंडेट मिला, लेकिन बजाय इसके कि सब इकट्ठे होकर इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। जबकि जमीनी सूरत हाल यह है कि सिर्फ 4 मंजिला इमारत की आग बुझाने में कई दिन लग गए थे। कराची में अगर बात की जाए 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 300 फायर स्टेशन और 1200 फायर टेंडर्स की जरूरत है। कराची में इस वक्त 30 फाल फायर स्टेशन और सिर्फ 16 फाल फायर टेंडर्स मौजूद हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर प्राइम में गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शहर रजा साहब, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं MKM के रुकन कौमी असम्बली और साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा अरशद वोहरा साहब के ये जो हुआ है कराची में हादसा, एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इसमें आज मुराद अली शाह साहब ने तो बड़ा भरपूर जवाब दिया है। वो कहते हैं आप सारे मामले को आपने 18वीं तरमीम के साथ जोड़ दिया है। ये जो गुल प्लाजा था, इसमें जो प्लॉट का जो यहाँ पे लीज थी 100 साल वो रिन्यू हुई, वो MKM के दौर में हुई जब फारूक सत्तार साहब यहाँ पे मेयर थे। फिर बाद में जब रेगुलराइजेशन हुई, वो भी जो वहाँ पे जब उन्होंने 4थी मंजिल बनाई थी, वो भी 18वीं तरमीम से पहले की ही थी। तो उस वक्त भी आप लोग ही, वो कहते हैं, कराची के अंदर जो है जिम्मेदार थे। तो ये सारा मामला करें हमारे ऊपर क्यों डाला जा रहा है, और ये मुतालबा करना कि विफाक जो है कराची का कंट्रोल संभाल ले, वो तो आज बड़ी भरपूर तरीके से तैयार होकर आए। मुर्जा आज
जो है सीएम साहब उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है एमक्यूएम की तरफ से होने वाली तनकीद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। 18वीं तरमीम एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये आग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इस आग पर सीएम साहब का ये कहना कि जो है ये एमक्यूएम के दौर में हुई थी, इसकी लीज ये हुआ था, फलाना हुआ था, धमाका हुआ था, दैट्स ऑल इररिलेवेंट। जो चीज इस वक्त रेलेवेंट है वो ये है कि यहाँ पर आग लगी, और आग लगने के लिए एमक्यूएम के फारूक सत्तार के पास 2 मेयर और आ गए, 2 मेयर दूसरे जो हैं दूसरी पार्टियों के भी आ गए, 5 मेयर उसके बाद बदल गए। आज यहाँ पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो थी मैनेजमेंट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। और खास तौर पर आज आपके सामने है कि आपने जब देखा इस आग लगने के वाकये के बाद 2 दिन में जो है वो एसबीसीए 253 बिल्डिंगों का सर्वे कर मुकम्मल कर लेता है, और वो ले जाके रिपोर्ट देता है कि ये जो है यहाँ पर फायर सेफ्टी और फायर सेफ्टी की एसओपीज फॉलो नहीं हो रही। तो मेरे भाई मुझे ये बताइए, 17 साल से ये हुकूमत है, आपके पास लेबर डिपार्टमेंट है, एसबीसीए है, इंस्पेक्शन है। अगर आपको इस मॉल पर कोई शिकायत थी तो आप कम से कम उसके विजिट करके उसको फायर एसओपी पे तो ले जा सकते थे ना। मेरे भाई, जब आग लगती है तो आग लगने के बाद जो है वहां पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जी जी। होती है। आपको मैं ये बताऊं कि मैं उस वक्त तकरीबन, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं 11:30 बजे वहां पहुंच गया था। वहां पे 2-3 फायर ब्रिगेड पहुंची थी, बाकी रास्ते में थी। वो फायर ब्रिगेड के जो चीफ है मुझसे कह रहे थे कि आप पानी का इंतजाम करवाएं। एमडी सीईओ वाटर बोर्ड से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे हाइड्रेंट्स जो हैं सारे हमने 24 सही। घंटे इमरजेंसी खोल दिए हैं। एवरीथिंग वाज ओके, बट द थिंग इज कि ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज हाल है, और उन्होंने लाइव मुझे वीडियो भेजी यानी कि आप कह रहे ये हैं कि सारी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। अब माजी में जो मैं बात आपके टेन्योर मुकम्मल से कर आप लूं, उसकी आप जिम्मेदारी भी अपना सारी अगर डालें। सुनाना जरा मैं इस चाहते पे हैं शैला तो रजा साहब का जवाब ले लूं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी शैला साहब, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो है वो तो आज की जो वहां पे इंतजामिया है उसकी बनती है, सारा मामला आप अच्छा एमक्यूएम पे देखें, आज मुराद अली शाह साहब ने डाल दिया। वोरा साहब की जो बात है उसको मैं ये कहूंगी कि रेलेवेंट सिर्फ ये है कि आग लगी, हुकूमत ने अपनी सारी कोशिशें इस्तेमाल की, गवर्नर साहब ने आग की शिद्दत को महसूस करते हुए नेवी को भी बुलाया, प्राइवेट इदारे 1212 भी आ गया, लेकिन आग डेंसिटी जो थी वो नहीं हुई। असल जो जुमला था, असल जो क्रिटिसिज्म था वो यही होना चाहिए था कि भाई इतने सारे बाउजर क्यों लगे हुए थे, पानी तो उसमें कम पड़ रहा था कि जल्दी से खत्म हो जाता था आग की शिद्दत की वजह से, तो टैंकर क्यों मंगाए, बाउजर क्यों मंगाए, और स्नार्कल्स 4 क्यों मंगाई, 100 फायर फाइटर क्यों मंगाए केएमसी के, और 100 फायर फाइटर 1212 के क्यों आए, और एक शहीद क्यों हुआ, ये सवालात होने चाहिए थे। लेकिन जो गवर्नमेंट कर सकती थी, जिनको मदद के लिए बुला सकती थी, किया। अब कराची को जो जो जानता है सबको मालूम है कि कराची की ट्रैफिक को कंट्रोल करके और सारे कराची से फायर टेंडर बुलाना कितना मुश्किल काम है। फिर जिनके प्यारे वहां पे थे उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया, ट्रैफिक का मसला हो गया, आगे पीछे लोग जमा हो गए। तो ये कहने की बातें हैं कि मैनेज करना था, ये करना था। लोगों के जब लोग अंदर जल रहे हो तो उनका क्या हाल होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आते, और बड़ा एक इंसानी जज्बाती मसाइल थे। वो तो ये तो हादसे के बाद की सूरत हाल की बात हो रही है ना शैला साहबा, जो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा कीमती जानें चली गई, वहाँ पे फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। अब जो सारी बात शुरू होती है ना वो यहीं से शुरू होती है कि आप यहाँ से शुरू हुए कि कब से इनका सर्वे नहीं हुआ था, कब से इनका ये नहीं हुआ था, और इन पे तो हाई राइज बना दी गई, ये किसके जमाने में बनाई गई। सबसे पहले एमक्यूएम से ही सवाल आया। तो देखिए, एक तरफ तो हुकूमत इधर लगी हुई थी, ठीक है, लेकिन जब इस तरह की बातें आई तो जवाब शुरू हुए, हम जैसे लोग जवाब में शुरू हुए, और हमने पूरा सारा सिस्टम निकाला और इनको बता दिया कि जी ये आपका जमाना था 2002 और 2003 जब ये सब हुआ, और 1998 से इसमें प्लानिंग शुरू की गई, और इसके ऊपर भी चाइना कटिंग करके मजीद दुकानें बनाई गई। फिर जवाब तो मिलेगा ना, फिर इनको जवाब मिलेगा कि अगर वो इसी में कहें कि 18वीं तरमीम की जाए, अगर वो इसी में कहें कि उर्दू स्पीकिंग को इस तरह से मारा जा रहा है, तो फिर जवाबात मिलेंगे। अदरवाइज देखिए, ये जो सर्वे है ये 2023 के दिसंबर में हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 24 को आई, जिसमें जो है अभी भी आप देखें आबाद के जो हसन बख्शी हैं उन्होंने कहा हम 3 दिन में तो नहीं कर सकते। तो भाई आपको कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि 3 दिन में करो? कब से बिल्डिंग बनी हुई है, आपने क्यों नहीं किया?
चले मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, अरशद वोरा साहब ये बताएं, चूंकि अब ये मामला सारी जो डिबेट है वो इस पे होती कि बेहतर क्या हो सकता है, जो गलतियां होगी बाकी आने वाले दिनों में किस तरह से नुकसान से मजीद बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सियासी डिबेट शुरू हो चुकी है शैला साहबा और अरशद साहब के 18वीं तरमीम की बात जहाँ पर हो रही है और कराची को विफाक के कंट्रोल में लेने का मुतालबा एमकेएम कर रही है। तो अरशद वोरा साहब, ये कराची के विफाक के कंट्रोल में लेने का जो मुतालबा है एमकेएम की तरफ से, इसकी क्या जो बेसिस है? पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं वहां पर मौजूद था और 15 घंटे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना कोई मिनिस्टर वहां पे आया था, ना कोई मेयर आया था, ना कोई डिप्टी मेयर आया था, कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां नहीं आया था। 1:30 बजे गवर्नर सिंध ने जो है फोन किया कॉमकोर को, नेवी के चीफ को, और उनसे जो है ना वाटर टैंकर की रिक्वेस्ट की। केपीटी के चेयरमैन को मेरे सामने फोन किया, उनसे वाटर टैंकर की रिक्वेस्ट की। एयरपोर्ट की जो है सिविल एविएशन को फोन किया। तो ये सारे काम वहां बैठकर देखें, जिनके दिल में दर्द होता है वो उस जगह पे जाए, हादसे पे जहाँ पे ये हादसा हुआ था वहां बैठे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पुलिस की नफरी जो है, जैसा भी शैला ने खुद बताया कि वहां पर इतने सारे लोग आ रहे थे, तो पुलिस की नफरी सिर्फ नबी बख्श थाना के 15 लोग थे, मैक्सिमम 15 या 20। तो वहां तो मुझे 100 से ज्यादा पुलिस वालों की जरूरत थी। तो ये सारी इंतजामिया कहाँ थी? आपके कमिश्नर साहब जो है वो रात को 2:30 बजे आ रहे हैं। आपके जो है डीआईजी साउथ जो है, उनको गवर्नर साहब ने कॉल किया तो वो रात को 1:30-2 बजे आ रहे हैं और 15-15 मिनट में चले गए। छोड़ दें, देखें ये बातें सारी वो हैं जो कि अगर मैनेजमेंट का फेलियर है तो मैनेजमेंट का फेलियर है। यहाँ जो 18वीं तरमीम की बात होती है, 18वीं तरमीम आज का इशू नहीं है, 18वीं तरमीम 16 साल पहले का इशू है। और कोई भी तरमीम जो है वो खत्म नहीं की जाती, नई तरमीम लेकर आई जाती है वक्त के हिसाब से। एमकेएम ने, नून लीग ने, आपकी इत्तेहादी ने इस मामले को फिर जोड़ने की कोशिश की है सानहे के बाद, जिसमें पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये तो बड़ा एक मुजरमाना फेल है कि आप इस पर सियासत शुरू कर दें। यार मैं जब आपसे एक बात कर रहा हूँ कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन वहां मौजूद नहीं थी। जी शैला साहब, वो कह रहे हैं कि लोग मौजूद नहीं थे वहां पे, वो कह रहे हैं आपका ये हाल है, वहां पे 17 साल से आपकी वहां पे हुकूमत है। अच्छा देखें जी, एक थाने में इतने ही पुलिस वाले होते हैं, 17-18। अब वो कितने थे कितने नहीं थे ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि मैं वहां नहीं थी। मैं ये कह ही नहीं रही कि आप हमें अकाउंटेबल ना करें, ना वजीर आला कह रहे हैं, ना हमारा कोई शख्स कह रहा है कि आप हमें अकाउंटेबल ना करें। आप वहाँ मौजूद थे, बहुत अच्छी बात थी। गवर्नर साहब ने दर्द महसूस किया, बहुत अच्छी बात थी। बहुत सारे फायर टेंडर वगैरह सब वहाँ पहुंचे, आप ही लोग ने बुलाए, बहुत अच्छी बात थी। आप हमें अकाउंटेबल करें, लेकिन इस पे आप ये शुरू हो जाएं कि ये बिल्डिंग हमने बनाई, ये 18वीं तरमीम, ये वफाक का हिस्सा बना दिया जाए कराची, तो फिर हम तो ये कहेंगे कि एक दफा फिर आप के दिमाग में वो नफरत का कीड़ा पलना शुरू हो गया है, जिसने कराची की उर्दू बोलने वालों की 3 नस्लें बर्बाद की और चौथी को कंफ्यूज कर दिया। तो और जिसने रोजाना 30-30 लाशें गिराई और बोरियों में बंद लाशें भेजी। तो मेरा ये कहना है, आप बिल्कुल अकाउंटेबल करें, हम इसके लिए तैयार हैं। उसके लिए इंक्वायरी बिठा दी है, उसके लिए काम हो रहा है। इसके करने के लिए आप प्रोवोक कर रहे हैं हमें मुख्तलिफ एंगल से, तो फिर उस पर तो फिर चुप नहीं रहेंगे, फिर तो हम निकाल के लाएंगे कि किसके जमाने में ये दुकानें बढ़ाई गई, किसके जमाने में जो है वो गैलरीज और कार पार्किंग जो है उनको घेरा गया। तो मेरा बिल्कुल उसमें नहीं है। आप कहें कोताही है, आप कहें कुछ है, इंक्वायरी होने दें और हो भी रही है। और जो आप लोग की बातें उन्हें नोट भी किया जा रहा है, लेकिन बात को बात में ही रहने दें, बस ये बात है। जी इस पे अरशद वोरा साहब, आपकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी, आपका जो है वो ऑडियो कनेक्शन जो है वो हो गया था। ये बताएगा कि अब आगे के वाले से आप अपने मुतालबे पर कायम हैं कि ये वफाक के कंट्रोल में होना चाहिए। आज तो मुराद अली शाह साहब ने क्या भी दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आइन के अंदर से कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए आज जो है ना सबसे ज्यादा लसानियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये नजर आया है ना, ये इंसिडेंट नजर आया है। अगर इनको इस शहर से दर्द होता तो कहाँ थे इनके तमाम वज़रा, कहाँ थे इनकी तमाम इंतजामिया, कहाँ पर थे इनके सियासी लोग? 15 घंटे बाद सबसे पहले नमूदार हो रहे हैं। तो ये बातें तो रहने दें। और जहां तक बात है, जब आप ये पिछले बखेड़े खोलने की बातें करते हैं, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखें, फिर आप जो है ना तैयारा अगवा केस जो था PIA का, वो भी खोलें। फिर आप मुर्तजा भुट्टो को किसने शहीद किया वो भी खोलें। फिर आप जो है को फिर बहुत
पीछे मैं लेके बात करना कराची के 27 दिसंबर मसाइल को की जो जरा पूरा बात शहर करें। जल रहा था, मैं बात जो पूरा करना शहर चाहती जल रहा हूँ। था, वो भी खोलें। देखें, मैं ऐसा बात करना नहीं है चाहती हूँ। यहाँ पर। अगर मैं आपने बात 18वीं करना तरमीम पे डिबेट करनी है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। देखें, 18वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 140 भी 18वीं तरमीम का हिस्सा था। आपने 140 पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बुलाया, आपने जो है जो 22,000 अरब रुपए आपको मिले, वो आपने PFC ना बुलाकर आपने निचली सतह तक जो है फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं दी। तो ये इश्यूज तो हैं 18वीं तरमीम को, अगर अच्छा, उसकी सही मैं बात करना चाहती हूँ। चलो साहब, हल बताएं, हल क्या है आपके पास? मैं 17 इसका साल से हल आपकी बताती हुकूमत हूँ। है वहां पर, पहली आगे बात हल तो क्या ये आपके है, पास? पहली कि बात ऐसी तो ये जमने है, का पहली कराची बात हल तो भी ये आपके पास है, या ये पहली सियासी बात तो बहस ये में है। सारे मामलात कोई जो हैं वो दब 18वीं जाएं? तरमीम की डिमांड नहीं, कोई सूबे की भाई डिमांड पहले नहीं। गोरा साहब आप से कहें आर्टिकल जितना बोलना 148 को चाहते हैं उसके बोल ट्रू लें। सेंस में इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक। अच्छा देखें जी, पहली बात तो ये है कि असेंबली सेशन में जब नहीं होती है तो जो मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने गांव में होते हैं, ठीक है। और पहले 2-3 घंटे इंसान यही सोचता है कि कंट्रोल हो जाए, फिर वो आता है। जो भी हुआ, मैंने जब देखा तो सलमान मुराद मौजूद था और ठीक है, नहीं थे वो एक अलग बात है, लेकिन पुलिस भी मौजूद थी जितनी थी, और फायर टेंडर वगैरह की मैं आपको पुलिस वहाँ पे 100 भाई या तो आप मुझे बोलने से आप खुद बोल लें, मैं हट जाती हूँ, आप बोल लें। लेट हर स्पीक। चले, नहीं आप बोल लेना, आप बोल ले, मैं हट जाती हूँ, आप अकेले करें। देखिए शेर भाई, आई एम सॉरी बट नहीं मैं नहीं, बता आप रहा हूँ अकेले कि करें प्रोग्राम में, हट जाती चले। हूँ। नहीं आप बीच में बोले, नहीं ये तो तरीका आप नहीं है बोले, ना। I'm जी sorry. अशरफ साहब, शरद साहब का जवाब मैं- जी। मैं शरद साहब, आप नहीं, अपनी मैं बात मुकम्मल कर रही लें। हूँ। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप जो है ना, सीधी बात ये है कि 18वीं तरमीम जो है ना, उस पे अमल हमारे बाद शुरू हुआ। हमारी 2012 में गवर्नमेंट खत्म हुई, 13 में डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना था। ये वाहिद सूबा है सिंध जिसमें लोकल गवर्नमेंट ने अपनी हर मुद्दत पूरी की और कानून भी बना और इलेक्शन भी हुआ। जमात इस्लामी ने 9 टाउन जीते और PTI ने 3, और 2023 में PFA भी हुआ, प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड भी किया गया, जिसकी वजह से टाउन्स को इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो उसके बाद भी अगर लोग काम ना करें अलग बात है। रही बात आग की, मैंने असेंबली में भी कहा था और MQM और नून लीग मिलके उसका सोशल मीडिया ट्रायल कर रही है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, वो ममालिक जो हमसे ज्यादा रिसोर्सफुल हैं, अमेरिका ताकतवर तरीन मुल्क है जिसके कैलिफोर्निया के जंगल में तो आग लगती रही, लेकिन फिर उसने शहर का भी रुख किया और घर के घर जला गई, जिनके पास सारी ताकतें हैं। फिर मैंने न्यूजीलैंड का भी जिक्र किया था कि भाई वहां पे रिजॉर्ट में जब आग लगी तो इससे पहले मदद भी पहुंची, सब कुछ भी हुआ, लेकिन 40 से ज्यादा जानें चली गई। आग जो है चश्मे ज़दन में फैलती है। वहां पे जो मटेरियल था वो सारा पर्स, चप्पल और लकड़ी, इलेक्ट्रिकल आइटम्स वो फैली, और चूंकि फिर चाइना कटिंग की वजह से उसके दरवाजे सब बंद हो चुके थे तो वो अंदर लोग घुट के मरे। अच्छा शाला साहब, ये जो अब आगे एक सियासी डिबेट चल पड़ी है 18वीं तरमीम को लेकर, ये जो 18वीं तरमीम को लेकर एक डिबेट चल पड़ी है, नून लीग ने ये डिबेट छेड़ी थी, MQM ने इसमें अपना हिस्सा डाला है, क्या समझती हैं आप? आपकी पीपल पार्टी की रीडिंग क्या है कि इसमें पीछे मामला क्या है कि 28वीं तरमीम जो है मुजव्वदा, वो इसके पीछे ग्राउंड सेट करने की कोशिश हो रही है, क्या है? अच्छा देखिए, मैं एक बात बताती हूँ। इन्हें सबसे पहले आर्टिकल उसी कहना 48 का, तो मैं उसके भी इनको बता दूं कि जब हमने ये कानून बनाया था जिसके तहत इलेक्शन हुए हैं, ये अदालत में गए थे। कानून में रिफॉर्म्स की हमेशा गुंजाइश रहती है। जिस पंजाब के कानून के लिए उछल रहे हैं वो हमारे लोगों ने बनाया है, और हम इसके लिए कि हम इसमें और बेहतरी क्या लाएं, हम हर वक्त रेडी रहते हैं, ठीक है। अब रही बात दूसरी के सूबों का हिस्सा कम किया जाए, ये कभी नहीं हो सकता। विफाक को के हवाले कराची किया जाए, सिविल वॉर तो हो सकती है, ये नहीं हो सकता। जिनापुर नहीं बन सकता और ना कुछ हो सकता। बात करें इसकी कि आइए पूरा पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हर शहर के लोग कराची में, कराची के हिस्से को बढ़ाया जाए, इसको एक स्पेशल जो है अमाउंट दिया जाए। यहाँ पे 20-20, 25-25 साल से जो है पख्तून और किससे मांग रहे हैं हमारे विफाक से मांग रहे हैं? अब हम फेडरल से मांगेंगे और इनको भी मांगना चाहिए। ये हर फेडरल वो तो पूरे कराची को विफाक के कंट्रोल में लेने की बात कर रहे हैं। ये फेडरल हुकूमत का हिस्सा होते हैं हर दफा,
कभी उनसे बात नहीं करते कि जी सिंध हुकूमत तो बिलियन में पैसे रख रही है K4 में, आप मिलियन में क्यों रख रहे हैं। कभी उनसे नहीं कहते कि आपने शेयर कम क्यों दिया, हर गवर्नमेंट का हिस्सा होते। इमरान खान ने K4 के पैसे बंद कर दिए थे, सत्तू मुंह में लिए बैठे रहे। अभी जो है वो फिर इन्होंने देखा कि कराची टू सक्खर टू वो जो मोटरवे है, सॉरी सक्खर टू पेशावर तक का मोटरवे का जो फासला है वो उन्होंने लटकाया हुआ, ये खामोश बैठे हैं। जावेद हनीफ साहब मेरे साथ इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी में होते हैं। लियारी एक्सप्रेस वे का जो एक सिलसिला बना हुआ है वो काम कब से रुका हुआ है, वो फेडरल ने रोका हुआ है, ये चुप बैठे। सारे ये जो के एक्सीडेंट होते हैं वो वही होते हैं। कराची के इश्यूज पर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी या तो मिलकर आप दोनों ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के नून लीग के इत्तेहादी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े रहेंगे सियासी मकासद के असूल के लिए, या मिलकर जो है कराची के मसाइल के हल के लिए कोई एफर्ट हो सकती है? आज सीएम साहब ने 20 अरब रुपए की सड़कों का प्लान दिया कि कराची में 20 अरब की हम सड़कें बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं कराची को। 8 माह हो गए PIDCL में MQM के MNS के 20 अरब रुपए पड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने हर्डल दी हुई है, पीपल्स पार्टी काम करने नहीं देना चाह रही, वो भी 20 अरब के ही काम है, 8 माह से पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब बात हो रही है कि फंड्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन वो फंड्स बढ़ा के फिर आपकी जेबें मजीद भर जाएंगी। उसकी वजह यह है कि 300 अरब रुपए सिंध नहीं दे रहा, 300 अरब रुपए कराची दे रहा है। 98% कराची दे रहा है। सिंध अपनी जेब में रख के थोड़ी लाया है कहीं से, सिंध का कैपिटल है हमेशा से। तो फिर तो सिंध कराची को लेकर आया था। सिंध जो है कराची सिंध का हिस्सा 1971 में बना है। उससे पहले जो है ना सैकड़ों साल कराची इंडिपेंडेंट रहा है, कभी बॉम्बे टेरिटरी में रहा है, कभी बलूचिस्तान की टेरिटरी में रहा है। सिंध ने जब अपने आप को अलग कराया तो कराची उसके साथ है। ठीक है, तो कराची देखिए अलग करके दिखा दे, कोई अलग करके दिखा दे जो ख्वाबों की दुनिया में रहता है, जो कमाओ क्यों देना। अगर कराची हाथ में ना रहा तो फिर जो आज ये चाइना कटिंग की बातें करते हैं, मैं आपको वीडियोस भेजने को तैयार हूँ। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल प्लॉटों पे कब्जे हो रहे हैं, जिस तरीके से जमीनों पे कब्जे, मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो चाइना कटिंग के घरों की चीजें दिखा सकती हूँ, गटर तो आप तो वो चाइना कटिंग तो वो छोटे छोटे प्लॉटों की होती थी। यहाँ तो अब जो है ना एकड़ों के प्लॉट जिस तरीके से खाए जा रहे हैं और असले के जोर पे आकर लोग बैठते हैं, तो फिर ये सिविल वॉर ही होगी खुदा न खास्ता। आप उन्हें चैलेंज करें। मैंने नहीं कहा अरशद वोरा साहब, आप साहब आप दोनों की जो है हुकूमतें रही हैं, कराची के अंदर मुकामी हुकूमतें भी रही हैं, आपने सिंध के अंदर सिंध में भी आपकी हुकूमत रही बारी बारी, लेकिन जो कराची के मसाइल हैं वो तो हल नहीं हो सके। आज अगर आप फायर सेफ्टी की बात करें, आपके पास जो मतलूबा तादाद फायर टेंडर्स की वो नहीं है, फायर फाइटर्स की फायर स्टेशन की जो मतलूबा तादाद है वो आप अभी तक वहां पर नहीं बना सके। गटर का ढक्कन नहीं है। मैं बात करती हूँ 30 साल MQM के पास रही है लोकल गवर्नमेंट, उससे पहले जमात के पास रही है। पहले मुर्तजा वहाब 1 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बना और अब 3 साल के लिए, और माशाल्लाह ये लोग बड़े खुश हैं। ये बड़ी चीजें गिनाने, कोई ऐसी चीज तो हमें देते कि हम खुश हो जाते। सही है, कोई एक मॉडल यूसी, कोई एक मॉडल हॉस्पिटल, कोई एक मॉडल जो है टाउन। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे गजा के हवाले से जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से एक सियासी बहस शुरू हो चुकी है। अपोजिशन की तरफ से बड़ी तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान की जो शमूलियत का फैसला था वो कितना मौसर साबित हो सकता है, पाकिस्तान को उसका फायदा क्या होगा, गजा के मुसलमानों को इसका क्या फायदा होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। जुमेरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस की बाज़ाब्ता तकरीब में शिरकत की, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान के अलावा मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके हैं, जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल, कजाकिस्तान, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान भी इस बोर्ड में शामिल हुए हैं। इसके अलावा इस फैसले पर मुल्क भर में बड़ी सतह पर तनकीद भी देखी गई। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस को किसी सूरत में कबूल नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि ट्रंप और नेतन्याहू की सूरत में किसी किस्म का कोई अमन बोर्ड कबूल नहीं। इस बोर्ड ऑफ पीस का रुकन उस कसाब को, नेतन्याहू को उसका रुकन बनाया गया है। इसराइल उसका रुकन है जिसके हाथों ये कत्लेआम हुआ, और आइंदा हम इस खित्ते में वो अपने राय जाहिर कर चुके हैं।
और 1 साल हो गया है ट्रंप के अमन फार्मूले का, और आज भी वहां बमबारियां हो रही हैं, आज भी बमबारी रुकी नहीं है उनकी। दूसरी जानिब पीटीआई ने भी अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि ऐसे फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। वजीर खारजा इसहाक डार ने बोर्ड ऑफ पीस पर वजाहत देते हुए कहा कि पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का मकसद मुकम्मल जंग बंदी का हुसूल, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की असर नो तामीर है। बोर्ड ऑफ पीस से मुतालिक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक हर रियासत 3 बरसों के लिए इसकी रुकन होगी। सदर ट्रंप जब चाहें तो उस रुकनीत की तजदीद भी कर सकते हैं। हम 3 साल रुकनीत की शर्त का इतलाक उन रियासतों पर नहीं होगा जो बोर्ड ऑफ पीस के फंड में $1 अरब जमा करवाएंगी। बोर्ड ऑफ पीस का कम अज कम साल में 1 बार इजलास होगा। बोर्ड ऑफ पीस में फैसले हाजिर अरकान की अक्सरियत से किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ पीस के अरकान में तनाज़ात के हल के लिए चेयरमैन यानी सदर ट्रंप फाइनल अथॉरिटी होगा। इसके अलावा दुनिया भर में मजीद तनाज़ात भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। एक तो ईरान वाले मामले पर सदर ट्रंप एक तरफ जदीद हथियार मशरक़ वस्ता में मूव करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ ईरान को मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर भी सदर ट्रंप को शायद पसपाई इख्तियार करनी पड़े, चूंकि यूरोप की तरफ से भरपूर मुदाहमत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तमाम सूरत पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि गजा के ऊपर जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें पाकिस्तान ने शमूलियत तो इख्तियार कर ली है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस हो रही है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। आज भी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने बड़ी सख्त तनकीद की। तो ये बताइएगा कि एक अगर इस पर न्यूट्रल ओपिनियन ली जाए पाकिस्तान के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि ये कैसा फैसला था? बेहतर फैसला था पाकिस्तान के लिए इसमें जाना, या पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था, या पाकिस्तान इसे अवॉइड कर सकता था? क्या कहेंगे इस पे आप? जी, मुझे तो बड़ी इस मामले में राहत है कि पाकिस्तान को इसके अंदर होना चाहिए था। लेकिन ना, अगर आप बाहर बैठ जाते हैं, लेट्स से बाहर बैठ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप तो इररिलेवेंट हैं, ना कोई आपकी आवाज़ सुनेगा, ना कोई बात सुनेगा आपकी। जबकि आप अंदर बैठेंगे तो आप फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए कोई बात करेंगे। और दुनिया में किसी को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने 1947 से लेकर आज तक फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। चुनाचे जब आप अंदर बैठेंगे और अपने लाइक माइंडेड मुल्क सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, उनके साथ मिलकर एक ज़ोरदार आवाज़ उठाएंगे फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए, तो वो किसका फ़ायदा होगा? फ़लस्तीनियों का ही फ़ायदा होगा ना। अगर आप बाहर बैठ जाते हैं तो फिर तो आप ना उनका फ़ायदा करेंगे ना अपना फ़ायदा करेंगे। अगर आपको एक अच्छी प्रोफाइल मिली है पाकिस्तान को, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दुनिया भर में पिछले 1 साल से बड़ी इज्जत, कदर व मंजिलत में इजाफा हुआ है, तो आप जाके अपनी आवाज़ उठाएं ताकि फ़लस्तीनियों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, गजा में रहने वालों के लिए भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें इस वक्त बात करना ज़रूरी है कि वहाँ पे जो नई एडमिनिस्ट्रेशन बन रही है तो उसके अंदर कैसे फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिफाजत की जाए। वहाँ पे अगर कोई स्टेबलाइजेशन फोर्स बनती है तो वो क्या हमास से लड़ती जाएगी या इसराइली डिफेंस फोर्सेस से विड्रॉ कैसे करवाया जाए। ये सारी वो बातें हैं जो आप अंदर मेज़ पर बैठकर ही कर सकते हैं। बाहर बैठ के अगर आप बात करेंगे भी तो किसने सुनना है उसको। इसलिए बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, पाकिस्तान को उसका हिस्सा होना चाहिए और मेरे ख्याल में पाकिस्तान वहाँ पे ये फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए यकीनन आवाज़ उठाए। और ये जो सिविलाइजेशन फोर्स के वाले से एजाज चौधरी साहब एक बहस है कि पाकिस्तान ने इस पर अपने मौके पर ऑलरेडी वाजे किया भी है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की ऐसे जो है एक्टिविटी का ऐसा नहीं बनेगा कि जिसमें हमास को डीवेपनाइज किया जाए। इस पे पहले भी पाकिस्तानी जो वजीर खारजा है वो भी वजाहत कर चुके हैं। तो इस पर ज़रा बताइएगा कि सिविलाइजेशन फोर्स को लेकर जो तनकीद एक हो रही है, क्या इसमें भी कोई जान है, इसमें सब्सटेंस है? नहीं, देखिए बिल्कुल पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पहले दिन से है। और मैं खुद ज़ाती तौर पर जब ये वज़ीर ख़ारजा का बयान नहीं आया था, मैं उससे पहले भी ये कह रहा था कि पाकिस्तानी किसी भी दस्ते के लिए, फ़ौजी दस्ते के लिए ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो एक तरफ तो हमास के साथ लड़ता पाया जाए और दूसरी तरफ वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़ता पाया जाए। चुनाचे वजाहत की ज़रूरत है कि जनाब क्या इजराइल अपनी फोर्सेस को विड्रॉ मुकम्मल तौर पर कर लेगा, क्या वो सीज फायर की पासदारी करेगा। वो तो आज भी उन्होंने, आपको पता है, 10, 12, 15 शहीद कर दिए लोग, उसमें साफी भी शहीद किए हैं। तो वो मुसलसल किए जा रहे हैं। 466 के करीब अब तक लोग जो है वो सीज फायर के बाद शहीद कर चुके हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजाहतें पहले आपको चाहिए और ये जब आप बैठेंगे तो ये वजाहतें मांगेंगे, उसके बाद पाकिस्तान फैसला करेगा
कि उसमें अपना हिस्सा डालना है या नहीं डालना। ये तो होगी पाकिस्तान के हवाले से बात। एजाज चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये जो गजा के हवाले से जो एक बोर्ड ऑफ पीस बना है, एक प्लान भी पूरा दिया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की तरफ से भी एक प्लान पूरा सामने आया था। ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आप, ये एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता है गजा के मुसलमानों के लिए, जो आज भी जिस तरह से जिक्र किया कि आज भी वो इसराइली बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके घर बिल्कुल ख़त्म हो गए, मिसमार कर दिए गए, शदीद बारिश जो है, ये शदीद जो है जो मौसम सरमा है उन्होंने खैमों में गुजारा, बड़ी शदीद तकलीफ में गुजारा। तो आगे के लिए उनके लिए जो एक दो रियासती हल की वो बात करते हैं, उनके लिए ये एक फेवरेबल सोल्यूशन आपको लग रहा है कि इसमें आ सकता है या मुश्किल है? देखिए, ये कोई बहुत मिसाली सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि 2 साल तक उन पे गोले बरसाते गए, 50, 60, 100 रोज मारते रहे, और उसके अलावा इसराइल ने जो मज़ाहमत थी वो ख़त्म कर दी, सीरिया के अंदर रजीम चेंज कर दी, लेबनान में एक आफत मचाई हुई है, हिजबुल्लाह को ख़त्म तकरीबन कर दिया, हमास को कमज़ोर कर दिया, ईरान पे हमला कर दिया, अरब जो हैं वो लाइन बाय लाइन बनकर वो अब्राहम्स अकॉर्ड में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में इसराइल के लिए नेचुरली कोई मज़ाहमत नहीं थी। तो जब अमेरिका की तरफ से ये बात उठी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि जनाब ये एक तरीका निकलता है, तो नेचुरली पाकिस्तान समेत सारे मुसलमान और अरब मुल्कों ने कहा कि कम अज कम ये जो रिश्तों खून का सिलसिला जारी था वो तो रुका जाए। अच्छा, अभी उस हद तक तो नहीं रुका, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अभी इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और वहाँ रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। और ये भी आप गारंटीज लेंगे कि जनाब आप गजा के लोगों को वहां से मूव नहीं करेंगे, ये उनके घर हैं, उनको वहां पे घर बना के दें, वहां पे उनको रहने दें। ये जो सोमाली लैंड वाला जो सिलसिला है कि जी वहां उठा के लोगों को लेके जाएंगे, इसके बारे में भी ये सारी बातें आप वहां बैठेंगे तो बात करेंगे ना, आप उनकी हिफाजत तभी करेंगे। आप ये जो मुझे नहीं समझता जो तनकीद करते हैं उनका शायद कोई उनके पास भी कोई जवाब होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने अंदर बैठ के अगर इस तरह की आवाजें उठानी है तो फलस्तीनी यकीनन कदर मंजिल से देखेंगे इसको। तो ये बताइएगा एजाज चौधरी साहब, एक इंटरनेशनल डिबेट भी है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा तो दिया है कि गजा वाला मामला जो है ये पहला एक नुक्ता है, वहाँ पे जो आया है एजेंडा आया है, वो बाकी मामलात को भी इसमें लेकर वो आएंगे। तो ये क्या जो एक इंटरनेशनल डिबेट है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का नेमल बदल हो सकता है, चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा पे भी काफ़ी तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया कुछ अरसे में, इस दौरान भी आजकल भी वो कर रहे हैं, तो समझते हैं और हकीकतन में यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बिल्कुल ही रिडंडेंट साबित हुआ है, कोई वो अमलन किसी किस्म का जो है वो रिलीफ किसी जगह पे वो नहीं दिला सका किसी भी किस्म के मुतासरा मुल्क को। तो क्या समझते हैं ये जो डिबेट है कि अक़वाम मुत्तहिदा का ये बोर्ड ऑफ पीस जो है मुतबादिल हो सकता है, नेमल बदल हो सकता है, आने वाले वक्तों में क्या लग रहा है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं उसका मुतबादिल हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा एक कुछ अबदी असूलों पर कायम हुआ है, जहाँ पे सारे मुल्कों को एक दूसरे के इलाकाई इस्तेहकाम की इज्जत करना होती है और बहुत सारे असूल बने हुए हैं। ये यहाँ पे तो एक शख्सी मामला है, सदर ट्रंप जो हैं वो उसके चेयरमैन बने हुए हैं और जो मर्जी वो फैसला कर लें। इसमें बड़ी बड़ी कुव्वतें जैसे चीन इसके अंदर शामिल नहीं है। यहाँ पे अभी बरतानिया ने भी उसका इनकार किया है कि अगर आप रूस को शामिल करेंगे तो हम नहीं आएंगे। ये कैसे उसका नेमुल बदल हो सकता है? ये एक वक्ती किस्म का मामला है और एक उससे ज्यादा इसका कोई किरदार नहीं है। अगर उससे बढ़कर, अगर गजा से बढ़कर वो कोई और फैसला करने की तरफ जाते हैं, जिस तरह कहीं इशारे दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह जो है वो अपना वजन उसमें डालेंगे कि जनाब आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि आप एक और बरादर इस्लामी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ें। जिस तरह अभी भी पहले भी बहुत सारे मुल्कों ने उनको रोका था जब ये एहतजाज हो रहे थे, तो अरब मुल्कों ने कहा कि जनाब अगर आप इस तरह ईरान पे हमला करते हैं तो आपके जो अड्डे हैं, अमेरिका के अड्डे हमारे मुल्कों में, वो निशाने पे आ जाएंगे। और अगर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल की तरसील जो है वो खतरे में पड़ जाएगी तो दुनिया के लिए और हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो चुनाचे अमेरिका के पास पसपाई के अलावा कोई खास रास्ता नहीं था। इस वजह से पाकिस्तान वहाँ पे ये यूएन तो नहीं है, ये एक वक्ती सा मामला है, एक वक्ती सा, एक आपको पता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का ही टेन्योर रह गया और ये बोर्ड ऑफ पीस भी 3 साल के लिए उन्होंने कहा था कि पहला जो इसका होगा वो 3 साल के लिए होगा। तो दूसरा इसमें सर एक अहम बात ये भी है कि अब ईरान के हवाले से आपने खुद भी जिक्र किया, तो क्या लग रहा है आपको ईरान के हवाले से भी बयान तो डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन साथ साथ वो ये वहाँ पे मशरक़ वस्ता में जदीद हथियारों की जो है वो
मोबिलाइजेशन के हवाले से भी उनके बयानात आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल इमर्ज हो सकती है ईरान को लेकर? फिर से अमेरिका कोई अटैक की तरफ जा सकता है या अब वो मामला फिलहाल टल चुका है फॉर टाइम बिंग? अब इसराइल के लिए इलाके में वाहिद मज़ाहमत तो ईरान की ही रह गई है। जून की 12 रोज़ा जंग में उन्होंने देखा कि ईरानियों ने इसराइल के मिसाइलों का तुर्की बतुर्की जवाब दिया था। इस वजह से अब इनको ये है कि किसी ना किसी बहाने से ईरान की मिसाइल कुव्वत जो है उसको तबाह कर दिया जाए। न्यूक्लियर पे तो वो पहले हमला कर चुके हैं, लेकिन उसकी इसीलिए जब ये एहतजाज हुए तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा बहाना है, लेकिन कोई मुतबादल क़यादत नहीं थी। ये कैसी रजीम चेंज करते हैं? वो साबिक शाह के फर्जंद जो आए थे उनकी तो कोई मकबूलियत ही नहीं है वहाँ पे। चुनाचे वो बिल्कुल नाकाम हो गए। ईरान की जो हुकूमत है उसने काबू पा लिया। सबको 3000 के करीब जो लोग मरे हैं, जिनको उनका ये कहना है ईरान की हुकूमत का कि जो मोसाद के एजेंट हैं जो भड़का रहे थे वो उन्होंने ही मारा। तो ऐसे में मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के लिए आपको ज्यादा चॉइस नहीं रही है, और जो अरब ममालिक में उनके अमेरिका के मफादात हैं वो उनको बहुत ज्यादा जिक पहुंच सकती है। चुनाचे अमेरिका के लिए कोई बहुत अच्छा कदम नहीं होगा कि ईरान के अंदर जो है वो दोबारा हमला करे, और ईरान के लिए अलबत्ता कुछ और मामलात ऐसे हैं जो उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एहतजाज है ये 1999 से चलता आ रहा है, कभी हर चंद सालों के बाद आता है, क्योंकि इक़्तिसादी हार्डशिप्स बहुत हैं। तो ईरान को कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी होगी। दूसरा, मेरे ख्याल में जिस तरह अब डी डॉलराइजेशन की बहुत बात जोर पकड़ गई है, अभी आपने वो मिस लगार्ड जो एमडी होती थी IMF की, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही है। तो कल को फिर अगर ईरान अपना तेल युआन में या किसी और तरीके में बेचता है अमेरिका की करेंसी से हटकर, तो वो भी उनके लिए थोड़ी राहत ला सकता है। इसलिए ये दुनिया बड़ी तेजी से अभी तब्दील हो रही है। मेरे ख्याल में ईरान अभी भी डटा हुआ है। रजीम चेंज मुझे तो नहीं होती नजर आ रही। और एक और जो अहम मामला आजकल गर्म है डिबेट इंटरनेशनली, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही छेड़ी है, ग्रीनलैंड की। उस पर वो कहते तो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के उनका नेटो के सरबराह के साथ उनका जो है कुछ समझौता कुछ मामलात पे हुआ है, कुछ अरेंजमेंट की बात उन्होंने की है वहाँ पे, लेकिन जाहिर है कई बड़े यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस मामले पे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, अमरीकी मौक़िफ़ को मानने को तैयार नहीं है। तो क्या समझते हैं ये जो ग्रीनलैंड का मामला है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप ले आएंगे यूरोप को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, या एक बड़ी लड़ाई बनेगी ये यूरोप और अमेरिका के दरमियान? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो गैम्बल था ये नहीं चल सका। उन्होंने पहले तो ये डेवोस में धमकी लगाई कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा, फिर खुद ही उससे पीछे हट गए। टैरिफ की बात भी की थी उन्होंने, जी मैं बातचीत का करूंगा और उससे करूंगा। अब यूरोपियंस के अंदर भी एक बहुत बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रांस अटलांटिक अलायंस था, जिस पे सारा आलमी निज़ाम कायम था, वो अब शायद कमजोर पड़ गया है। और आप अगर मार्क कार्नी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनकी बातें सुने तो उनका ख्याल में ये अब रप्चर आ चुका है, इसके अंदर एक पूरी तरह दरार पड़ चुकी है। चुनाचे वो पहले ही चीन की तरफ जाके चीन को कहते हैं कि आप हमसे खरीदें, हमारा ऑयल एंड गैस खरीदें। उन्होंने अमेरिका को अपना एल्यूमिनियम बेचना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं जो एल्यूमिनियम वहां से लेती थी उनके लिए मसाइल हो गए हैं, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं। तो चुनाचे यूरोप इस वक्त थोड़ा सा तन गया है इस मामले में, और मुझे ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अब ग्रीनलैंड को उस तरीके से नहीं ले सकेंगे, सॉवरेनिटी नहीं ले सकेंगे, शायद उसके अड्डे को थोड़ा बढ़ा देंगे। और मार्क रुटे जो हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, उन्होंने एक तजवीज़ वहां पे दी है उनको कि आप ऐसा करें कि एक ग्रीनलैंड की बजाय एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएं जो चाइना और रूस का इन्फ्लुएंस आर्कटिक एरिया में जो है, आर्कटिक जो ऊपर टॉप पे है, तो उसकी तवज्जो उस तरफ लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे बेशक आप जो एक कोई डोम बनाना चाहते हैं वो चीजें बना लें, लेकिन सॉवरेनिटी डेनमार्क की रहनी चाहिए। मेरा ख्याल इस तरफ कोई जा रहे हैं कोई समझौते की तरफ। सही है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक सेक्रेटरी हारजा एजाज चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान हैं उनके हक में भी एक बेहतर फैसला है। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 20-20 साल बाद, 30-30 साल बाद भी कई शहरों के अंदर बर्फबारी हुई है, कई इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है। और मरी के अंदर इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा जो है बताई जा रही है कि 5000 से ज़ायद वहाँ पे सयाहों को जो है वो वहाँ पे दाखिल हो चुके हैं, गाड़ियों की मौजूद हैं, बाकी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। सूरत हाल वहाँ पे क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है, जबकि कई राब्ता सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। बलूचिस्तान के शुमाल बलाई इलाकों में बर्फानी तूफान से ज़ियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंस गईं, जबकि चमन के गिरदोनवाह में 100 से ज़ायद सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। कोजब टॉप के मुकाम पर शदीद साइबेरियन हवाएं चलने से N25 चमन कोयटा कराची शाहराह पर दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। कोयटा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। शिरबाग के करीब फिसलन से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जमहक और 7 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई। शांगरा में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम दरम भरम हो गया। चित्राल में बर्फबारी से मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद हो गई। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर के बलाई इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। तमाम बलाई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जिसके बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जबकि बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मरी एक्सप्रेस वे को जुज़वी तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि मरी में 5000 से ज़ायद सयाहों की गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। मरी की ताज़ा सूरत हाल पर मज़ीद बात करने में ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर मरी ज़हीर शिराजी साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़हीर शिराजी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि मरी की ताज़ा सूरत हाल क्या है, कितने सयाह मरी में इस वक्त मौजूद हैं। वैसे तो जो मरी एक्सप्रेस वे है वो तो बंद कर दी गई है, मजीद लोग वहाँ ना जा सकें, तो ये बताएगा सूरत हाल क्या है इस वक्त बर्फबारी की मरी के अंदर। जी थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपके इल्म में ये एक जो अनप्रेसिडेंटेड ब्लिजर्ड था जो कि कल 5 बजे से स्टार्ट हुआ और अभी इसको तकरीबन 27-28 घंटे जो है गुजर चुके हैं और ये अभी भी स्नो जारी है। तो इस हवाले से चूंकि हमें टूरिस्ट और पब्लिक की सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा अजीज है, तो हमने कल फिर जो एक एंट्री का एक यहाँ पे 2 हमारी साइट्स हैं उसको हमने रिस्ट्रेन किया था, चूंकि कल से विजिबिलिटी का एक तो प्रॉब्लम आ रहा था। सेकेंडली गाड़ियाँ बहुत कमज़ोर हैं जो स्किड करती हैं और वो टूरिस्ट के लिए और फैमिलीज के लिए प्रॉब्लम था। कल भी सारे हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फील्ड में अभी भी हम इस वक्त भी हमारे मिनिस्टर CNW, हमारे कमिश्नर साहब, मैं DPO साहब, सारी टीम जो है वो एक्सप्रेस वे पे और लोगों को सेफली जो है यहाँ से एग्जिट करवा रहे हैं। तो ये अभी भी आज रात की भी जो फोरकास्ट है वो चल रही है। तो इस हवाले से बस टूरिस्ट से यही हमारी रिक्वेस्ट होगी कि अभी ये चंद दिन इंतजार करें ताकि हम जो लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको हम सेफली यहाँ से एग्जिट कर सकें। कितने टूरिस्ट हैं जो इस वक्त मरी में मौजूद हैं पहले से वहाँ पे? जी ये अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ जो हैं वो इनसाइड द सिटी और सराउंडिंग में मौजूद हैं और अभी हम उन्हीं को सेफली एग्जिट कर रहे हैं। चूँकि ये स्लिपरी है, ऑल दो रोड्स क्लियर हैं, हमारी जो मरी सिटी की मेजर आर्टरीज हैं और इसी तरह एक्सप्रेस वे और GT रोड भी क्लियर है, लेकिन चूंकि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी, स्लिपरी, विजिबिलिटी के इश्यूज हैं तो उस हवाले से अभी हम फर्दर गाड़ियों को अलाउ नहीं कर रहे। और कितनी बर्फबारी मरी के अंदर हो चुकी है? जी अभी ये 2 फीट से ज्यादा है और अभी ये एक स्पेल जो है अभी रुका नहीं, चल रहा है और होपफुली अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैर ऑफियत से ये सारा जो है कल्मिनेट हो जाएगा। और ये बर्फबारी का सिलसिला रुकने के बाद जो है वो सड़कें खोली जाएंगी क्या, इस वाले से आपकी प्लानिंग है? जी सड़कें ओपन है, लेकिन मरी का मामला नहीं, आगे कश्मीर और बाकी इलाकों के लोग भी हैं जो कि मरी से ट्रैवल करके जाते हैं, रास्ते बंद हैं। उसमें हमने एक जो है वो रात और आज कोशिश की थी कि हमने जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां उनको हमने निकलवाया है, लेकिन आज चूंकि वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई तो इसलिए हमने उसको अभी रोका है। होपफुली इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आज रात ये सिलसिला रुकेगा तो इंशाल्लाह कल से हम एग्जिट देना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और कितने टूरिस्ट ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां इस वक्त सड़कों पर हैं, जो कि ज़ाहिर पहले भी एक अफसोसनाक हादसा हो चुका है, तो उससे उस सूरत हाल से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी इस हवाले से जैसे मैंने सबमिट किया, अभी हम सारे ऑपरेशन जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं फील्ड में मुख्तलिफ एरियाज उनको असाइन किए गए हैं। आज सुबह भी हमने रात का जो कल हमने 5 बजे ऑपरेशन स्टार्ट किया था, सुबह 8 बजे हम लोग सारे जो अपने टूरिस्ट हैं उनकी गाड़ियों को वेरीफाई करके सब चीज़ों को देख के हमने उसको क्लोज किया और फिर सुबह से ये दोबारा इसका आगाज हुआ है। तो अभी भी इंशाल्लाह आखिरी गाड़ी को जो है वो प्रॉपर जगहों पे प्लेस करके एग्जिट करके फिर हम जो है उसको क्लोज करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर शिराजी साहब मरी की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, DC मरी का कहना है कि मरी में 4 से 5 हज़ार के करीब सयाह मौजूद हैं, जबकि बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त तक जारी है। 2 फुट से ज़ायद बर्फबारी अब तक मरी में हो चुकी है। एक और अहम आज क्लैरिफिकेशन जारी की है महकमे मौसमियात ने। पिछले कई महीनों से, हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर एक अफवाह गर्म थी कि पाकिस्तान में ये जो मौसम सरमा है ये सर्द तरीन होगा और बहुत शदीद सर्दी की एक लहर पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। तो महकमे मौसमियात ने वजाहत जारी किया कि ऐसी कोई भी शदीद सर्दी की लहर पाकिस्तान में नहीं आ रही, बल्कि जो मुल्क में दर्जा हरारत है वो मामूल के मुताबिक ही रहेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।